तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्याज फसल की एक ऐसी पद्धति बताने जा रहा हूं कि आप लोग अगर अपने खेतों के अंदर उस पद्धति को अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आप खर्च को 20% तक नीचे ले आओगे। वहीं पे आप उत्पादन को 2 से 3 गुना बढ़ा पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूं वो सीधे खेत से लाइव जानकारी देने जा रहा हूं। मैं जिस प्लॉट के अंदर दोस्तों बैठा हूं उस प्लॉट के अंदर जो प्याज की फसल लगा रखी है वो मल्चिंग विद ड्रिप से लगा रखी है और इसके जो फ़ायदे हैं दोस्तों, मैं देख के एकदम अचंभित हूँ। खर्च बिल्कुल नाम मात्र का और फसल अभी जिस अवस्था के अंदर है, जब अपन देख रहे हैं दूसरी फसलों को जो पुराने अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो फसल लगा रखी किसानों ने खुले खेतों के अंदर फ्लड इरिगेशन से, तो वो कहीं ना कहीं फसल अभी बिल्कुल बीमारियों से घिर चुकी है। और जो ये फसल लगा रखी है मल्चिंग से, तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं तो ये फसल बिल्कुल एकदम हरी भरी है और बीमारियों से अभी तक बची हुई है। और इसका जो उत्पादन है दोस्तों, वो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी पद्धति से प्याज लगा रखी थी उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा निकलने वाला है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस प्लॉट के अंदर जो मल्चिंग विधि से प्याज की फसल ली जा रही है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस किसान ने इस खेत के अंदर अच्छे से जुताई की। जुताई करने के बाद दोस्तों इसमें सड़ा गला देसी खाद पूरे खेत के अंदर अच्छे से बुरकाव कर दिया। वो बुरकाव करने के बाद दोस्तों प्याज को जो भी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है, केमिकल जिसके अंदर DAP होता है, यूरिया होता है, पोटास होती है, सल्फर होती है, इन सब को एक अच्छी मात्रा के अंदर जो अपन खुले खेतों के अंदर डालते हैं उससे कम मात्रा जो अपन दूसरे तरीके से प्याज लगा रहे होते हैं, जो खेतों के अंदर अपन 1 बैग DAP डालते हैं, तो इस मल्चिंग विधि से, इस बेड विधि से जो प्याज लगा रखे इसके अंदर आप 25 किलो DAP ले सकते हो। तो मतलब दोस्तों फर्टिलाइज़र का जो खर्च होता है वो लगभग आधा हो जाता है। ये सब लेने के बाद अपन खेत के अंदर अच्छे से उसका बुरकाव कर देते हैं। बुरकाव करने के बाद दोस्तों फिर बेड मेकर मशीन से अपन इनके अंदर बेड निकालते हैं। और बेड की मैं आप लोगों को चौड़ाई बताऊं तो दोस्तों लगभग 3 फीट की चौड़ाई में ये बेड बनते हैं। बेड बनने के बाद फिर इसके अंदर अपन 2 ड्रिप की लाइन बिछाते हैं और दोनों ड्रिप की लाइन के अंदर जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 1 से 1.25 फीट बीच में अपन दूरी छोड़ते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों फिर अपन को आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर मल्चिंग की। तो ये मैं बता देता हूँ, मल्चिंग पेपर के अंदर किसानों को बिल्कुल भी कोई लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्चिंग पेपर अपन एक बार में डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधे की जड़ों के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधे के नीचे जो अंदर जो गर्मी बनती है जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ करता है उसके लिए। तो दोस्तों इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का आप मल्चिंग बिछाइए। मल्चिंग बिछाने के बाद फिर इसके अंदर लगभग 6-6 इंच की दूरी के ऊपर इसमें होल किए जाते हैं। 6-6 इंच की दूरी में होल करने के बाद दोस्तों जिन किसान भाइयों के पास पनीरी होती है, मतलब जिन किसान भाइयों के पास अपनी नर्सरी से पौध तैयार करके प्याज लगाते हैं, तो वो अपनी पौध को इनके अंदर होल के अंदर शिफ्ट कर देता है एक एक करके। या फिर बहुत से किसान कांदियों से प्याज की फसल लेते हैं, तो जिनके पास कांदियाँ होती है, गोल्टी होती है, तो वो सीधे इनके अंदर डायरेक्ट गोल्टियों को सोविंग करते हैं। फर्स्ट इरिगेशन के अंदर दोस्तों अपन को इतना पानी चलाना है जिससे कि अपना जो बेड है पूरी तरह से भीग जाए। उसके बाद इसके अंदर जर्मिनेशन होने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जल्दी से सूख नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर लगातार मल्चिंग की वजह से नमी है वो बनी रहेगी। और मैं आप लोगों को हर बार मैंने आप लोगों से बोला है कि अपनी फसलों को पानी की बजाय नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और विशेषकर प्याज लहसुन वर्गीय जो फसल होती है उनको नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों नमी की वजह से पौधा है वो शुरुआत से अच्छी ग्रोथ लेने लग जाता है। उसके बाद अपन को जो भी बीमारियों से पौधों को बचाना है, बीमारी चाहे इनकी जड़ों में आओ या फिर बीमारी इनके अंदर ऊपर पत्तियों में फंगस के रूप में आओ, जो अपन कई दफ़ा देखते हैं कि हमारी प्याज बिल्कुल हरी भरी होती है और 2 या 3 दिन के अंदर प्याज की फसल है वो बिल्कुल पीली हो जाती है, तो फंगस की वजह से होता है। तो दोस्तों अपन को अगर नीचे से फंजीसाइड यूज़ करना है या नीचे से अपन को फर्टिलाइज़र देना है, तो वो जो अपनी नली जो हमने इसके अंदर बिछा रखी है ड्रिप इरिगेशन की, तो अपन उसी के माध्यम से NPK चला सकते हैं। वो अपन 20 जब हमारी फसल 20 दिन की हो जाए तो NPK 19-19 स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपन NPK 052-34, उसके बाद फिर जब हमारी प्याज की फसल 3rd स्टेज में पहुंच जाए तो NPK 0050 चला सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अपन को जड़ों से इसको
पेस्टिसाइड देना है, जैसे कि अपन क्लोरोपाइरिफॉस देते हैं फसलों को, तो क्लोरोपाइरिफॉस भी अपन ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही जो फंजीसाइड देते हैं हम कि जड़ों के अंदर या हमारी जो कांदियाँ या हमारे जो बल्ब का साइज़ जब इंक्रीज होता है, जब वो फूलता है, जब वो मोटा होता है, तो उसके अंदर गलन ना लगे, उसके अंदर जो गलन की शिकायत आती है वो ना हो, तो अपन को जो फंजीसाइड देना है वो भी अपन सीधे ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। और ऊपर से इसके अंदर फोलियर स्प्रे हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जहां पे हमारा डीएपी का एक बैग 1200 से 1300 रुपये का आ रहा है, वहीं पे उसी डीएपी का जो अल्टरनेट है मात्र 200 रुपये में एनपीके 05234 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। ज़मीन से उठे हुए बेड की वजह से दोस्तों अपन अधिकतर फसल को कब ख़राब करते हैं, जो नया किसान होता है, विशेषकर उन भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नया किसान जब खेती करता है तो वो सिंचाई की जो उनके पास पद्धति होती है उसकी वजह से अपनी फसल को बर्बाद करता है। तो दोस्तों ज़मीन से उठा हुआ होने के कारण इसके अंदर जब अपन ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर हमारी ड्रिप चल लेती है, ज़्यादा भी पानी इसके अंदर चल लेता है, तो वो पानी पूरा नीचे ज़मीन में बैठ जाता है, जबकि हमारी फसल है वो ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर होती है। तो दोस्तों अपन देख रहे होते हैं कि जितनी भी फसल हमारी मेड़ पे लगाई गई हो या फिर बेड पे लगाई गई हो, वो फसल जल्दी तैयार होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े मेजर प्रॉब्लम की, जो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में अपन जब खेती करते हैं तो वो आती है। खरपतवारों की वो समस्या हमें सबसे पहले फेस करनी पड़ती है। तो इस पद्धति से दोस्तों खरपतवारों की जो भी समस्या है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि जब अपन इसके ऊपर मल्चिंग शीट बिछा देते हैं तो जहाँ पे हमारा बेड होता है उसके अंदर खरपतवार निकलने की जो गुंजाइश होती है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अगर बीच की जो खाड़ियाँ होती है दोस्तों उसके अंदर खरपतवार निकलते भी हैं तो उसके अंदर आप निकलने के बाद भी उन खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हो केमिकल स्प्रे से, या फिर आप जब फसल लगा लेते हो तो उस टाइम पे पेंडामेथिलिन की स्प्रे करने के बाद उसके अंदर खरपतवारों की जो समस्या है बिल्कुल शुरू से ही वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं उत्पादन की, कि उत्पादन कितना निकलता है, क्योंकि इसके अंदर 3 फीट का बेड बनने के बाद बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट की खाड़ियाँ रह जाती है, ज़मीन खाली रह जाती है। तो किसान के दिमाग में बस यही बात घूमती है, बीच में जो ज़मीन है वो कोई भी काम नहीं आई और उसकी वजह से उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पे हम अपनी पुरानी पद्धति से खेतों के अंदर प्याज की फसल ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ इस पद्धति से जो अपन प्याज की फसल ले रहे होते हैं जो बेड और मल्चिंग विधि से, तो हमारा जो उत्पादन होता है वो पुरानी पद्धति से दोस्तों 2 से 3 गुना ज़्यादा उत्पादन होता है। बीच की जो खाड़ियाँ हैं, जो 1 फुट जगह हमारी यूं ही व्यर्थ जाती है, इसको आप व्यर्थ मत समझिए, क्योंकि ये जो जगह है ये आपकी फसल को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि जहाँ पे जितने ज़्यादा सघन और पास में पौधे होंगे वहाँ पे हवा का जो संचरण होता है, हवा का जो पौधों के बीच में से निकलना होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, जिसकी वजह से जब ओस आती है रात के समय में हमारी फसलों के अंदर ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम आती है। और जहाँ पे ये खाड़ियाँ हो जाती है दोस्तों, चाहे कितनी ही ओस आ लो, आपकी जो फसल है वो फंगस से कहीं ना कहीं बची रह जाती है। बात करते हैं दोस्तों खर्च की, कि खर्च किस विधि से ज़्यादा आया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी पुरानी पद्धति से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। खर्च की बात करें दोस्तों तो खर्च इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र खर्च होते हैं, पेस्टिसाइड खर्च होते हैं, वो लगभग 20% होते हैं, बजाय जो अपन पुरानी पद्धति से प्याज फसल पैदा कर रहे होते हैं उसका 20% खर्च अगर आप इस पद्धति में करते हो तो आपकी फसल उस फसल से ज़्यादा निकलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी पद्धति है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली है और ज़्यादा किसानों को आय देने वाली है। और दोस्तों बदलते ज़माने के साथ अगर हम बदले नहीं तो कहीं ना कहीं हम ज़माने से पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद।